इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी तब जब आपकी इनकम सिर्फ सैलरी, रेंट और बैंक इंटरेस्ट से आती हो। ऐसे केस में आप पे ITR 1 अप्लाई होती है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ITR 1 फाइल करना सिखाएंगे एंड उसके बाद एक लाइव इनकम टैक्स रिटर्न वेबसाइट पे फाइल भी करके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल म्यूचुअल फंड देखो पे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। ITR 1 फाइलिंग में सबसे पहला स्टेप है अपनी सैलरी इनकम को कंप्यूट करना। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कीजिए जो कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड किया होगा। अब आप फॉर्म 16 में प्रोवाइड की हुई ग्रॉस टोटल इनकम को अपने एनुअल कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर से टैली कीजिए। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसे नोट कर लीजिए क्योंकि आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम इसको करेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट आप फॉर्म 16 में प्रोवाइडेड TDS के अमाउंट को चेक करिए अपनी मंथली सैलरी स्लिप से। एंड थर्ड, आपको चेक करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स लाइक LIC एक्सेट्रा, अलाउंसेस लाइक HRA एक्सेट्रा फॉर्म 16 में सही से कैप्चर हुए हैं। स्टेप 2 में हम चेक करेंगे इंटरेस्ट इनकम। हमें अपने बैंक से यूजुअली दो तरह से इंटरेस्ट मिलता है, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट पे और दूसरा फिक्स डिपॉजिट पे। सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट से मिल जाएगा और फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के लिए आप इधर नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करके या अपनी बैंक ब्रांच में विजिट करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी चेक करना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में कोई और ऐसी इनकम तो नहीं आ रही जो नजरअंदाज हो गई। अगर है तो उसे भी डिस्क्लोज करना होगा। नोट कीजिए कि आपको अपने एम्प्लॉयर से मिली हुई एक्सपेंस रीइंबर्समेंट्स टैक्सेबल इनकम नहीं मानी जाती। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहां हम रेंटल इनकम को चेक करेंगे। यह आप पर तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपके नाम पे हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है तो आपके 12 मंथ्स का रेंटल इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगा। इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया है तो उस होम लोन पे होने वाला इंटरेस्ट आपको एज अ टैक्स डिडक्शन भी अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अप टू INR 2 lakhs पर ईयर एज अ डिडक्शन अलाउ किया जाता है। ध्यान रहे कि रेंटल इनकम पे आपको 30% फ्लैट डिडक्शन भी मिलता है। जैसे अगर आपने एक साल में 1 लाख का रेंट इनकम रिसीव किया तो उसमें से 30% डिडक्शन के बाद सिर्फ 70,000 ही टैक्सेबल इनकम में आएगा। नेक्स्ट है स्टेप 4, जहां आप अपनी एलिजिबल डिडक्शंस को चेक करेंगे। डिडक्शंस का मतलब है कि अगर आपने एलिजिबल जगह इन्वेस्ट किया है या एलिजिबल जगह स्पेंड किया है तो उस अमाउंट पे आपको टैक्स की छूट मिल जाती है। स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 80C में मिलती है मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन एंड ये कवर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स इन LIC, टैक्स सेवर FD, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स, EPF, PPF, NSC एक्सेट्रा। इसके अलावा सेक्शन 80D में आपको अपने और अपने पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट की डिडक्शन मिलती है जिसमें मैक्सिमम डिडक्शन होती है 75,000 की। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब दो भाई मिलकर अपने पेरेंट्स के मेडिक्लेम के लिए पे करते हैं तो क्या वो दोनों अपने पे किए हुए पोर्शन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज यस। इसके अलावा भी कुछ डिडक्शंस होती हैं, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम में डाला हुआ पैसा, NGOs या पॉलिटिकल पार्टीज को की हुई डोनेशन एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो कि काफी लोग रिटर्न में क्लेम ही नहीं करते, वो है सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट की डिडक्शन जो कि अप टू 10,000 अवेलेबल है। इसको भूल मत जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप 5 में हम कंप्यूट करेंगे अपनी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम को, जिसमें कि हम सैलरी इनकम लिखेंगे एज पर फॉर्म 16, बैंक इंटरेस्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट्स एंड रेंटल इनकम कंसीडर करेंगे अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी रेंटेड थी तो। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने सैलरी इनकम ली है 9 लाख, बैंक इंटरेस्ट मिला है 15,000 सेविंग्स बैंक पे एंड 35,000 FD पे। रेंटल इनकम हमारे एग्जाम्पल में 0 है, मगर इन्होंने होम लोन पे किया हुआ है और उस पे होने वाला इंटरेस्ट यहां एज अ डिडक्शन क्लेम किया गया है। तो इस सब का टोटल और होम लोन इंटरेस्ट को लेस करके क्रॉस टैक्सेबल इनकम आती है 8,75,000। देन स्टेप 6 में हम कंप्यूट करेंगे टोटल डिडक्शंस को। इसके लिए आप स्टेप 4 में नोट की हुई अपनी डिडक्शंस को यहां लिख लें। इस एग्जाम्पल में हमने सभी कॉमन डिडक्शंस को क्लियरली सेग्रीगेट करके लिखा है
एंड उनका टोटल बनता है 2,47,000। अब नेक्स्ट स्टेप नेट टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने का है, जिसके लिए हमें स्टेप 5 की ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में से स्टेप 6 की डिडक्शंस को लेस कर देना है। जैसे कि 8,75,000 से अगर हम 2,47,000 को लेस कर देंगे तो नेट टैक्सेबल इनकम आएगी 6,28,000। क्योंकि नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो हमारे एग्जाम्पल में टैक्स पेबल बनेगा। एज्यूम कीजिए कि अगर यही नेट टैक्सेबल इनकम आपके केस में 5 लाख से कम आती है, तब आप पर कोई टैक्स नहीं बनेगा, एंड अगर आपका कोई टीडीएस कटा है तो उसका रिफंड भी मिलेगा। देन स्टेप 8 में हम टैक्स कंप्यूट करेंगे। ओल्ड रेजीम में 4 तरह के स्लैब रेट होते हैं, 0%, 5%, 20% एंड 30%। फर्स्ट 2.5 लाख इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। देन नेक्स्ट 2.5 लाख इनकम पर लगता है 5%, अगली 5 लाख पे लगता है 20% एंड उसके ऊपर सारी इनकम पे लगता है 30%। अब अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। फर्स्ट 2.5 लाख पे हमने जीरो टैक्स कंप्यूट किया। देन नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से बना 12,500 एंड बैलेंस इनकम क्योंकि 10 लाख से कम है तो उस पे लगेगा 20% टैक्स रेट, जो कि बना 25,600। इसे टोटल कर लेंगे जो कि टोटल बना 38,100। यही नहीं, सरकार आपसे 4% का एजुकेशन सेस भी लेती है, जो कि इस टैक्स अमाउंट पे कंप्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में उसको दिखाता हूं। अब स्टेप 9 में हम कंप्यूट करेंगे कि फाइनली हमारी पोजीशन टैक्स पेबल की बनती है या टैक्स रिफंड की। 38,100 पे सबसे पहले 4% का एजुकेशन सेस ऐड करेंगे एंड ऑलरेडी डिडक्टेड टीडीएस को लेस कर देंगे। टीडीएस चेक करने के लिए आपको फॉर्म 26AS डाउनलोड करना होगा इनकम टैक्स वेबसाइट से, क्योंकि फॉर्म 16 सिर्फ सैलरी का टीडीएस कवर करेगा, मगर अगर किसी बैंक ने आपकी एफडी इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस काटा है तो वो फॉर्म 16 में नहीं दिखेगा। लास्टली हमारे एग्जाम्पल में 6,124 का टैक्स पेबल आ रहा है। ये आपको पे करना पड़ेगा एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको एक सेपरेट पे नाउ का बटन प्रोवाइडेड होगा, जिस पे क्लिक करके आप आसानी से नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। देन लास्ट स्टेप है टैक्स रिटर्न को सबमिट करने का, जो कि 2 तरीके से हो सकती है। पहला है ई वेरिफिकेशन यूजिंग आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग, एंड दूसरा है मैनुअल वेरिफिकेशन, जिसमें आपको अपनी आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट कॉपी प्रिंट करके उसे साइन करके इनकम टैक्स ऑफिस के बैंगलोर ब्रांच में भेजना होता है विद इन 30 डेज ऑफ द फाइलिंग। बस हो गई रिटर्न फाइल। चलिए अब चलते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट पे एंड अप्लाई करते हैं अपनी लर्निंग्स को। वेबसाइट का नाम है www.incometax.gov.in। वेबसाइट पे जाके सबसे पहले क्लिक कर लें टॉप राइट पे प्रोवाइडेड लॉगिन बटन पे। अगर आपका ऑनलाइन अकाउंट नहीं है या फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको वहीं दिए रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है और अकाउंट रजिस्टर करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर आईडी में 10 डिजिट का पैन नंबर डालना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने अकाउंट में एंटर हो जाएंगे। स्क्रीन पे नोटिस करते रहिए, एक एक चीज डिटेल में प्रोवाइडेड है। देन लॉगिन के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन नजर आएगी और यहां आपको क्लिक करना है फाइल नाउ पे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जिसमें आपको AY 2023-24 भरना है। आई नो यहां आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, रुको समझाता हूं। हम जिस पीरियड की रिटर्न भरने वाले हैं वो है अप्रैल 2022 से मार्च 2023 एंड इस पीरियड को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड जो प्रोवाइडेड है उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर, एंड ये असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे चलता है। सो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर बना 2023-24। चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका टैक्स फाइलिंग स्टेटस क्या है। ITR 1 के मोस्ट केसेस में आपको एज इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब सवाल आता है आप पर ITR फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल है।
अगर आपकी इनकम में सैलरी है, रेंटल इनकम एंड बैंक इंटरेस्ट, तो आपके लिए बनेगा ITR नंबर 1। वहीं अगर आपके पास इन इनकम के साथ कोई शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी की सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है तो आपका फॉर्म बनेगा ITR नंबर 2। एंड अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है तो आपको सिलेक्ट करना होगा ITR नंबर 3। इस एग्जाम्पल में हम सिलेक्ट करेंगे ITR नंबर 1 को एंड फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन आपसे पूछेगी कि आपका रिटर्न फाइल करने का रीजन क्या है। दोस्तों, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो कि आपको इस स्क्रीन पे हाईलाइटेड नजर आ रहा है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इस बॉक्स में आपको एक प्रॉम्प्ट मैसेज दिखाई देगा, इसको क्लियरली पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पास अवेलेबल डेटा में से आपकी इनकम, डिडक्शंस, टैक्स पेड सब कुछ प्री फिल कर दिया है। अब आपको सिर्फ इसे वेरीफाई करके सबमिट करना है। ये आपके लिए और आसान बना देता है रिटर्न को फाइल करना। नेक्स्ट आपको अपनी स्क्रीन पे 5 टैब्स दिखाई देंगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अब एक एक करके हम इन टैब्स में जाके सारे डेटा को वेरीफाई एंड कंफर्म करेंगे। एंड जैसे जैसे आप टैब्स को कंफर्म करते जाएंगे देन उस टैब के आगे आपको एक ग्रीन टिक के साथ कंफर्म लिखा दिखाई देगा, जैसे कि आप इस स्क्रीन में पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब के नेक्स्ट में ग्रीन टिक और कंफर्म मैसेज देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लिक करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की टैब पे एंड आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले आप अपनी सैलरी इनकम को फॉर्म 16 से मैच कर लीजिए। अगर यहां ज्यादा अमाउंट आ रहा है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसे ठीक कर सकते हैं। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाई देगी, जहां पे आपको लास्ट ईयर में मिले इंटरेस्ट इनकम प्रीफिल्ड दिखेंगे। अब सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट एंड FD इंटरेस्ट को वेरीफाई कीजिए। अगर वैल्यू गलत है तो एडिट करके करेक्ट कर लीजिए। अब स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए एंड नेक्स्ट आपको करना है थर्ड टैब पे क्लिक, जो कि है टोटल डिडक्शंस की। यहां आपको कुछ डिडक्शंस प्रीफिल्ड दिखेंगी, यूजुअली 80C प्रीफिल्ड होता है। यहां पे आप अपने फॉर्म 16 से अमाउंट मैच कीजिए एंड अगर ठीक है तो कंफर्म कर दीजिए। नेक्स्ट हमें ध्यान देना है 80D की डिडक्शन पे एंड 80 TTA की डिडक्शन पे। बिफोर गोइंग टू दैट, अगर यहां पे आपका 80C डिडक्शन सही से नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि डिडक्शन सिर्फ उस अमाउंट की क्लेम करें जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बाकी सेक्शंस के स्पेसिफिक बॉक्सेस दिखाई देंगे। आपके केस में जो जो डिडक्शन अवेलेबल है उसे आप क्लेम कर लीजिए। चलिए हम 80 TTA की टैक्स डिडक्शन एंटर करके आपको दिखाते हैं। यहां पे सेविंग्स बैंक पे मिले इंटरेस्ट को एज इनपुट करेंगे एंड अलाउड डिडक्शन ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। इसको एंटर करने के बाद आपको स्क्रीन पे रेड टेक्स्ट में एक वार्निंग दिखाई दे सकती है, जैसे कि इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इससे कुछ डरने की बात नहीं है, प्रोवाइडेड आपने सही बैंक इंटरेस्ट इनपुट किया है तो यस बेफिक्र होके ऐड नाउ पे क्लिक करिए। देन सेक्शन 80D जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का है वो यूजुअली प्रीफिल्ड नहीं होता है, तो इसे आपको एडिट पे क्लिक करके मैनुअल एंटर करना होगा। इसको आपने अपने एम्प्लॉयर को जो डेटा दिया था या आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस की रिसीट है उसमें से अपना और अपने पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट अलग से फिल करिए। एंड फिल करने के बाद आपको 80D की स्क्रीन कुछ इस तरह दिखाई देगी जो नीचे हाईलाइटेड स्क्रीन में दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे फिर से आपको एक वार्निंग दिखाई दे सकती है, वो इसलिए क्योंकि आपने कुछ डिडक्शंस को मैन्युअली एंटर किया है और कुछ को एडिट किया है। अगर आपने करेक्ट अमाउंट्स एंटर किए हैं जिनका आपके पास प्रूफ है तो बिना किसी टेंशन के कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़िए। नाउ हम फोर्थ टैब पे क्लिक करना है जो कि है टैक्स पेड का। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरीड है तो फॉर्म 16 में दिया हुआ TDS आपको ये वेरीफाई करा देगा कि आपका टोटल टैक्स पेड सही आ रहा है कि नहीं। मगर आपका बैंक इंटरेस्ट या FD इनकम भी है और उस पर कोई टैक्स कटा है तो वो तो मिलेगा फॉर्म 26AS से, जो इनकम टैक्स वेबसाइट से डाउनलोड हो सकता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा।
अगर आपको टैक्स पेड सब कुछ ठीक लग रहा है तो कंटिन्यू पे क्लिक करिए। नेक्स्ट हम आ गए अपनी लास्ट ऐप पे, जो कि हमें बताएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी। जैसे कि हमने अपने इनिशियल एग्जांपल में समझा था, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स अमाउंट कंप्यूट होता है। वेबसाइट पे आपको कंप्यूट नहीं करना, वेबसाइट का इंटरनल कैलकुलेटर ऑलरेडी आपको टैक्स अमाउंट दिखाएगा। आप उसे कंफर्म कीजिए एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब आपको सभी टैब्स के नेक्स्ट में एक ग्रीन टिक और कंफर्म्ड लिखा बटन दिखाई देगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। क्योंकि हमारी रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी वाज लोअर देन टैक्स पेबल, सो हमारा तो रिफंड बन रहा है। अगर आपके केस में टैक्स पेबल आता है तो इसी स्क्रीन पर आपको पे नाउ का बटन भी दिखाई देगा। पे नाउ पे क्लिक करके आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड की मदद से अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे एंड फिर वेबसाइट आपको वापस इसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगी। एंड देन आपको क्लिक करना है स्क्रीन के बॉटम राइट पे दिए प्रीव्यू रिटर्न बटन पर। नेक्स्ट स्क्रीन पे अपना नाम, फादर्स नेम एंड पैन वेरीफाई करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। आपको रिटर्न का प्रीव्यू दिखाई देगा। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन नजर आएगा। आपको उस बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपको बताएगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हुई या रिटर्न में कुछ एरर्स हैं। एरर्स आपको क्लियरली शो होंगे एंड इसी स्क्रीन पे आपको क्लिक करके डायरेक्टली उस एरर पे ले जाएंगे एंड वहां ठीक करने के बाद आपको वापस वैलिडेशन करते हुए इस स्क्रीन पे वापस आना है, जैसे कि प्रोसेस हमने आपको बताया था। हमारे एग्जाम्पल में या हमारे इस केस स्टडी में स्क्रीन पे वैलिडेशन सक्सेसफुल नजर आ रहा है। तो अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे। एंड वेरिफिकेशन एक लास्ट स्टेप है। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, ई वेरीफाई नाउ, जिसे आप आधार, ओटीपी या नेट बैंकिंग की हेल्प से अभी के अभी ई वेरीफाई कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन है ई वेरीफाई लेटर। सपोज आप रिटर्न फाइल करते वक्त किसी कारणवश ई वेरीफाई नहीं कर सकते तो इस सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड करिए एंड रिटर्न फाइल करिए, मगर विद इन नेक्स्ट 30 डेज ई वेरीफाई करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपकी रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी। थर्ड ऑप्शन है अपनी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट लेके उसकी साइन कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बैंगलोर ऑफिस में 30 डेज में पहुंचाना। इसे स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। अगर आपका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है या आप किसी और कारण से ई वेरीफाई कर ही नहीं सकते तो ये थर्ड ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा। अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। क्योंकि जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की उस वक्त मोबाइल नेटवर्क इशू के चलते आधार ओटीपी टाइमली नहीं आ रहे थे, तो हमने सेकेंड ऑप्शन चूज किया जो कि था ई वेरीफाई लेटर। ई वेरीफाई लेटर के बाद एक सक्सेसफुल स्क्रीन कुछ इस तरह नजर आती है। नेक्स्ट डे हमने फिर से इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन किया एंड रिटर्न को ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके आधार ओटीपी से वेरीफाई कर दिया। फिर आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी विच विल स्टेट दैट योर रिटर्न इज ई वेरीफाइड सक्सेसफुली। अपने रिकॉर्ड्स के लिए एक्नॉलेजमेंट कॉपी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लीजिए, हो गई आईटीआर नंबर 1 फाइल एंड देखिए कितना टाइम लगा। और जब आप इसे सीख लेंगे तो आप इसे लेस देन 5 to 10 मिनट्स में कर पाएंगे। दोस्तों, देखा आपने आईटीआर 1 फाइल करना कितना आसान था। तो आज ही आप भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर नंबर 1 फाइल कीजिए। फिर भी कोई क्वेरी या असिस्टेंस की जरूरत हो तो प्लीज हमें रीच आउट करिए। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।